हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं हिंदी सामान्य ज्ञान का है। इसमें जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और यहाँ जो सीजीपीएससी जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 18 है। यानी कि इससे पहले मैंने जो है यूट्यूब पर 17 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आंसर जो कि सेकंड पेपर से है तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि राज्य का धनलक्ष्मी योजना क्या है। इसका आंसर क्या रहेगा? कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि करना है। कन्या जो शिशु दर में है उसके जो जन्म दर है उसमें वृद्धि करना ही राज्य का जो धनलक्ष्मी योजना है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अवधि और अवधि का अर्थ है। अब देखो, बोलने का तरीका एक ही है लेकिन शब्दों की जो मात्रा है अलग अलग है। और हिंदी में यही जो मात्रा है एक दूसरे प्रश्न से भिन्न रहता है। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न क्या बोला गया है, अवधि और अवधि। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है समय और भाषा का है, कि पल और भाषा का है, कि गति और वेग का है, या घड़ी और भाषा का है। इसका जो आंसर किया जाएगा पहला रहेगा। जैसे कि एक छोटा धी है तो छोटा धी मतलब अवधि में ये समय वाला अवधि है। लेकिन जब यही धी बड़ी धी हो जाती है तो अवधि में भाषा आ जाता है। जैसे कि अवधि भाषा है, ब्रज भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा, इसी टाइप के। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक जो शब्द है इसका विलोम कौन सा है? कृत्रिम है, स्वर्गिक है, या स्वरूपते है, या सात्विक है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम आ जाएगा नैसर्गिक का विलोम। विलोम शब्द एक दूसरे के जस्ट उल्टा। जैसे कि कृत्रिम है तो कृत्रिम क्या है? इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ है वहाँ कृत्रिम हो जाता है। और नैसर्गिक मतलब वह प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, जो शरण में आ गया हो वाक्यांश में सार्थक शब्द का विकल्प चुनिए। तो जो शरण में आ गया हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें इसका जो आंसर क्या जाएगा? शरणागत रहेगा। यहाँ पर शरणागति भी है लेकिन शरणागति नहीं आएगा। जो शरण में आ गया हो उसे कहा जाता है शरणागत कहा जाता है। जैसे कि राम जी के शरण में कौन आए थे? विभीषण आए थे, तो उसे शरणागति नहीं कहा जाता, उसे शरणागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी आस न की गई हो। यहाँ पर आशा नहीं है, आस है। जिसकी आस न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो कौन सा एक शब्द है जिसकी आस न की गई हो? जैसे कि यहाँ पर लिखा है आयास लिखा है, अनायास लिखा है, प्रत्याशित लिखा है, या अप्रत्याशित लिखा है। सही जवाब क्या जाएगा? अप्रत्याशित रहेगा। जिसकी आस न की गई हो यानी कि अप्रत्याशित कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे कि लौट कर आया हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? यहाँ जैसे कि ऑप्शन दिया गया है आगत, परदेसी, विदेशी, या प्रत्यागत। तो सही जवाब कौन सा आ गया? प्रत्यागत। प्रत्यागत ही इसका सही आंसर रहेगा। जैसे कि कोई लौट कर आया है उसे कहा जाता है प्रत्यागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जो निरर्थक शब्द है इसका संधि विच्छेद अगर करना चाहते हैं, दो भाग में तोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा वाक्य जो है सही रहेगा? इसका जो जवाब क्या जाएगा? निह धन अर्थक। ये पहला रहेगा, निह धन अर्थक यानी कि निरर्थक रहेगा। अगर ये पूछ देता है कि कौन सी संधि है तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हमेशा एक ही लक्षण है, आप देखें ना, उसके जो लास्ट में रहता है आहा की जो मात्रा है वहाँ रहता है, मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण रहता है। लेकिन फिर हर जो ऑप्शन दिया गया उसमें पहला है। दूसरा प्रश्न है, अति धन आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो अति धन आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? इसका आंसर आ जाएगा यन संधि का उदाहरण है। अति धन आवश्यक मतलब अत्यावश्यक। यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ई या ई के पश्चात मैंने यहाँ पर लिखा भी है। जैसे कि अति, अति मतलब क्या हो रहा है? एक हो रहा है ई, ठीक है। धन क्या हो रहा है? आ। तो जब भी ई या ई के पश्चात, ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा और स्वर होता है, जिसके स्वर के बारे में बताया था आप लोगों को, तो ई और ई के जो बाद जो छोड़कर कोई दूसरा और स्वर आता है तो वह जो है यन संधि का उदाहरण होता है। यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
तो उपर्युक्त जो शब्द है इसका अगर विच्छेद करना चाहते हैं तो कौन सा संधि विच्छेद होगा? इसका जो जवाब क्या जाएगा? दूसरा आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त बराबर हो गया उपर्युक्त है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ई के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। और अभी आप लोगों को बताया था जब भी ई के बाद कोई भी अलग स्वर आता है, ई या ई के बाद जो कोई भी स्वर आता है तो वहाँ यन संधि का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, जिन समासिक शब्द में दूसरे पद प्रधान तथा पहले पद के पश्चात किसी एक कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका जो जवाब क्या जाएगा? तत्पुरुष समास। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे कि समासिक पद होते हैं उसमें क्या होते हैं? दो पद, एक तो प्रथम पद और द्वितीय पद। कहने का मतलब है कि दूसरे पद की प्रधानता हो और उसके पहले वाला जो पद है उसके बीच में जो लोप होता है वह शब्द लोप हो जाता है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है उदाहरण दही बड़ा। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहाँ पर समास होने के कारण में डूबा हुआ तीनों का लुप्त हो गया। दही बड़ा में क्या हो गया? दही का भी लिख रहे हैं और बड़ा है, लेकिन बीच में क्या है? में डूबा हुआ। तो ये जो लुप्त हो गया मतलब यही समास का उदाहरण है। कौन से समास का? तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न है, प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है? तो कौन से ऐसे समास है जिसके प्रथम पद में संख्यावाची होता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा? दिगु। दिगु समास में चलता है संख्यावाची शब्द, जैसे कि चौराहा यानी कि चार राहों वाला, और जो है दुमुखी है, त्रिफला है, ये जो शब्द है वहाँ संख्यावाची शब्द आता है। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो इसका जो आंसर क्या जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को, बीच का जो शब्द है वहाँ लोप हो जाता है। अब तत्पुरुष समास में भी अलग अलग पार्ट बटा हुआ है, तो इसका जो आंसर रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या चलता है? के लिए, कर्ता ने कर्मों को करण से के लिए। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? बहुब्रीहि समास। दोस्तों मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? नीलकंठ। तो नीलकंठ का कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? बहुब्रीहि समास का आंसर आ जाएगा। मैंने लिखा है कि जिस समास में दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समान पर किसी अन्य पद का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीला है कंठ जिसका, मतलब ये शिव जी के लिए कहा गया है क्योंकि उसका कंठ नीला रहता है, इसीलिए है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो स्नेह मग्न है वहाँ कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कि संबंध है, कि अधिग्रहण है, कि करण है, संप्रदान है? इसका जो आंसर जाएगा अधिग्रहण तत्पुरुष समास का उदाहरण है स्नेह मग्न। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। दो प्रकार के इसके होते हैं भेद। मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि अर्थ के आधार पर पूछता है तो हमेशा दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होते हैं निरर्थक हो गया। ठीक, यहाँ से अगर पूछता है कि रचना या बनावट के आधार पर कितने हैं तो वहाँ तीन प्रकार के हैं शब्द, एक है रूढ़ शब्द, एक है यौगिक और एक है योग रूढ़ शब्द आता है। ये हो गया। अगर प्रयोग के आधार पर पूछता है प्रयोग के आधार पर कितने हैं शब्द, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? दो शब्द आता है, एक विकारी और एक अविकारी आता है। ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछ देता है तो इसका जो जवाब क्या जाएगा? चार शब्द आ जाता है। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज, विदेशी शब्द। और विदेशी शब्दों में भी और अलग अलग पार्ट है, जैसे कि कोई भी देश का रहते हैं उस शब्द को लिया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, देशज शब्द कौन सा है? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है अग्नि, दधि, उटपटांग, घृत। तो देशज शब्द है उटपटांग। उटपटांग जो शब्द है वहाँ देशज है। बाकी जैसे अग्नि है तो अग्नि का क्या आ गया? आग आ गया। उसी तरह से घृत है तो घृत का क्या है? घी रहेगा। तो उटपटांग जो शब्द है वहाँ देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी में कौन सा शब्द है? तो डबल रोटी में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? यहाँ पर विदेशी है कि संकर है कि देशज है या विलोम है? इसका जो जवाब आ गया संकर शब्द है। एक तरफ है डबल यानी कि अंग्रेजी शब्द है और एक तरफ है रोटी यानी कि जो देशज शब्द है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आप लोगों को बताया भी है
कि कोई भी विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, उसके साथ अगर देसी शब्द जुड़ता है तो दोनों में मिलाकर क्या हो जाता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बोला गया है उस आधार पे, तो उसी शब्द को कहा जाता है संकर शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर है। तो अनाथालय जो शब्द है इसका बनावट के आधार पर क्या है, जैसे कि ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो जवाब किया जाएगा दूसरा रहेगा, यौगिक शब्द है अनाथालय। यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो मैंने ऑप्शन लिखा है कि जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ सदैव उसी के समान होता है और जो उसके मूल शब्द का होगा, यही इसका आंसर रहेगा यौगिक का। अगला प्रश्न है वर्तनी से तात्पर्य है। तो वर्तनी से क्या तात्पर्य है, इसका जो जवाब किया जाएगा शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। कोई भी शब्द है उसमें वर्णों का जो उचित क्रम रहता है, सुनिश्चित रूप से रहता है, उसे ही कहा जाता है वर्तनी ही कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ पहला, है ना, जैसे कि यहाँ पर हो गया पहला, ये आ गया पहला। अब इसमें अगर क्रम को लिख, इसके वर्णों को मैं आगे पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो ल की मात्रा है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, पहाल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसीलिए कहा गया है शब्दों में वर्णों का जो सुनिश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी के आधार पर शब्द को शुद्ध कीजिए, मतलब कौन सा शब्द है उसे शुद्ध है उसे बताना है। जैसे कि अधीन, अधीन, आधीन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अधीन जो शब्द है यही सही रहेगा, जिसमें बड़ा धी रहता है। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर जैसे कि 4 वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्या है, आज रविवार का दिन है, दूसरा है आज रविवार के दिन है, तीसरा है आज रविवार है और चौथा है आज रविवार दिन है। सही जवाब कौन सा होगा, आज रविवार है। जब आज रविवार है तो उसमें अलग से और दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो सामान्य शब्द होगा इसका आज रविवार है। अगला प्रश्न है मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, इस वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है। जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, अब आप ये बताना है इसमें अशुद्धि शब्द कौन सा है, मेरे को है कि तुम्हारा है कि काम है या पसंद है। इसका जो जवाब क्या कौन सा आ जाएगा, मेरे को। यहाँ पर मेरे को नहीं रहेगा, ये शब्द गलत है। यहाँ पर क्या रहना चाहिए, मुझे तुम्हारा काम पसंद है, ऐसा जब रहता तो फिर बात सही रहता। अगला प्रश्न है संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो आपको ये बताना है कि जो संन्यास शब्द है उसमें उपसर्ग कौन से हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। इसका जो जवाब किया जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। संन्यास का उपसर्ग है सम। आप इसको संधि विच्छेद करके भी समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है कि समधन्यासी, समधन्यासी, म भी जो है आधा है, हलंत मतलब आधा है, धन्यासी बराबर सन्यासी। दोस्तों प्रश्न को अच्छे समझते हुए चलना है आपको, जो है सीजीपीएससी है और व्यापम की है, जैसे कि भी आने वाला हो सकता है वैकेंसी खोलने की संभावना है, जो है महिला बाल विकास से संबंधित कुछ पोस्ट है और साथ ही जैसे कि एडीओ का है। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर इसमें से पूछे जाते हैं और यही जो बता रहा हूँ वो सभी एग्जाम में आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीजी जो सीजीपीएससी के लिए है, वो सभी के लिए है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप जो है समझते हुए चलना है, क्योंकि लगभग इसी से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि यही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन हाँ लगभग इसी से संबंधित आसपास पूछे जरूर जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो जो प्रतिकूल जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो प है कि परा है कि प्रति है कि परी है, इसका जो आंसर आ जाएगा प्रति आ जाएगा, प्रति इसका उपसर्ग है। अगला है मुहावरा क्या है। तो मुहावरा मतलब क्या होता है, यहाँ पर वाक्यांश है कि पूरा वाक्य है कि उक्ति है या पद्यांश है। इसका जो आंसर आ जाएगा मुहावरा मतलब होता है वाक्यांश होता है। मैंने यहाँ पर इसका फुल डिटेल लिखा है कि मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक अर्थ का बोध कराते हैं तथा वह भाषा में सजीवता का अर्थ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है षड्यंत्र होना अर्थ के लिए निम्नांकित मुहावरे में से सही चुनिए। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, षड्यंत्र होने के लिए कौन से मुहावरे सही रहते हैं। जवाब क्या आंसर जाएगा, तीसरा आ जाएगा खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र होना है। अगला प्रश्न है सिर धुनना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने सिर को धुनना मतलब क्या होता है,
पछतावा होना मतलब सिर धुनना, यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में मुहावरा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मुहावरा नहीं है बोला है, तो कौन सा मुहावरा नहीं है? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से, जैसे कि गुलर का फूल होना ये भी मुहावरा है, आधी खोपड़ी का होना ये भी मुहावरा है, और उसके बाद है रंगा सियार ये भी है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वहाँ गलत है, कांटों तो खून नहीं। ये जो वाक्य है सिर्फ बोलने का वाक्य है, ना कि यहाँ मुहावरा है। अगला प्रश्न है, धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ है? जैसे कि क्या होता है, गरीब और अमीर, तो गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता, लेकिन अमीर लोगों को सभी साथ देते हैं। क्यों? उसी से संबंधित यहाँ पर लोकोक्ति को बताना है। तो उसके लिए कौन शब्द प्रयोग होता है? दूसरा नंबर का, यानी कि जिसके पास लोई उसका सब कोई, मतलब जिसके पास लोई है उसी के पास सब कोई है, यही रहेगा। अगला है, रस के संस्थापक आचार्य है। तो जो रस है, तो रस के संस्थापक आचार्य किसे कहा जाता है? अभिनव गुप्त को, कि वामन को, या विश्वनाथ को, या भरत मुनि को? इसका जो जवाब कौन सा आ जाएगा? भरत मुनि को रस के संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जो जुगुप्सा जो शब्द दिया गया है वहाँ कौन सा रस का स्थायी भाव है? जैसे कि अद्भुत रस है, वीर रस है, या विभत्स है, या भयानक है? इसका जो आंसर किया जाएगा, विभत्स रस का उदाहरण है जुगुप्सा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर किसी अप्रिय, घृणास्पद या अरुचिकर पदार्थों या वस्तुओं के कारण हृदय में ग्लानि जागृत हो, वह विभत्स रस कहलाता है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर इसका सेंटेंस पूरा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इसका जो आंसर किया जाएगा, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार मतलब होता क्या है? चिपका हुआ। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका जो आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं। जब भी हम छंद को पढ़ते हैं तो उसमें जो आने वाले जो विराम शब्द रहते हैं, विराम चिन्ह रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैसे गति है, कि यति है, या तुक है? यहाँ पर तुक रह जाएगा, तुक रहेगा यहाँ पर, है ना ऐसे। हाँ, गति, यति, तुक या गण, इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।